नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। कई बार आपने सुना होगा कि पुलिस जो है वो रस्सी को सांप बना देती है, और ये कोई झूठ नहीं कहा गया, कई बार ऐसा देखा भी गया। आज की कहानी जो है वो एक लड़की की है जो ट्यूशन देती थी घर के पास में, और उसको बाद में उसका एनकाउंटर किया गया। 3 एजेंसीज ने जांच किया, लोकल पुलिस ने जांच किया, सीबीआई ने जांच किया, सीआईडी ने जांच किया। उसके बाद आफ्टर ऑल जो निकला वो ये निकला कि वो एनकाउंटर फर्जी थे। कई बार अधिकारी ऐसा इसलिए भी कर जाते हैं, प्रमोशन चाहिए होता है, और भी कई सारी वजहें हो सकती हैं। आज की कहानी जो है ये एक उस वक्त के बहुत ही फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जिनका नाम था डीजी बंजारा। डीजी बंजारा जो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हुआ उसमें भी इनका नाम था कौशर बी तुलसी प्रजापति। ये जितने भी एनकाउंटर हुए इसमें डीजी बंजारा का जो है अहम रोल था। 2002 से लेकर 2005 तक जो इन्होंने लगभग 20 एनकाउंटर किए, और इसमें से ज्यादातर एनकाउंटर जो थे वो कहा जाता है फर्जी थे। और यही डीजी बंजारा थे जिन्होंने इस लड़की का एनकाउंटर किया, और बाद में ये पाया गया कि वो एनकाउंटर जो था वो फर्जी था। 2013 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से ये जेल में है, शायद अभी भी जेल में है। हम बात कर रहे हैं इशरत जहां की। इशरत जहां एक मुंबई की रहने वाली एक लड़की, मुंबई के ठाणे इलाके की रहने वाली ये थी, और ठाणे में ही एक जगह है मुमरा, एग्जैक्टली ये मुमरा की रहने वाली थी, मतलब एक छोटी सी जगह है। बैचलर ऑफ साइंस की स्टूडेंट, बीएससी कर चुकी थी, और 7 भाई बहन थे। ये दूसरे नंबर पे ये इशरत जहां थी। इनके फादर जो थे वो, उनका कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा बिजनेस था, और उनका नाम था मोहम्मद शमीम रजा। मोहम्मद शमीम रजा जो है थे वो 7 बच्चे थे। मुंबई जैसी जगहों पर जो है, पता ही है, मेगा सिटी है तो पालना थोड़ा कठिन है। इनकी वाइफ जो थी, मतलब हम कह सकते इशरत जहां की मदर जो थी, वो एक मेडिसिन पैकेजिंग कंपनी थी, उसमें काम करती थी। और जो फादर थे मोहम्मद शमीम रजा, इनकी 2002 में जो है अचानक मौत हो जाती है, किसी बीमारी की वजह से, शायद हार्ट अटैक वगैरह जो भी हुआ हो। अब जब फादर की मौत हो जाती है तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो फैमिली पर आ जाती है, मतलब मदर पर आ जाती हैं। और इशरत को भी देखें तो वो दूसरे नंबर पर थी। बाकी 5 भाई बहन जो थे वो उससे छोटे थे, और एक बड़ा था। जब फादर की मौत हो जाती है तो उसके बाद जो है इशरत की भी जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ जाती हैं। अब पढ़ाई के साथ साथ जो है इशरत ट्यूशन देना शुरू कर देती है। मुंबई के मुमरा के करीब ही जो है इशरत जो है वो ट्यूशन दिया करती थी, और थोड़ी बहुत इनकम जो भी होती थी तो उसका जो है इसको कॉलेज की फीस और बाकी चीजें जो है वो उसकी निकल जाती थी। लेकिन जब वो मुमरा के करीब एक ट्यूशन दे रही थी, उसी दौरान इशरत की मुलाकात एक शख्स से होती है जहां पर वो ट्यूशन पढ़ाती थी। उनका नाम था जावेद शेख। जावेद शेख जो थे वो केरल के रहने वाले थे, और इनका नाम, जो असली नाम था जावेद शेख का, प्रणेश पिल्लई। प्रणेश पिल्लई जो है इनका असली नाम था। इन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन किया था। पहले ये शायद ईसाई या हिंदू थे, उसके बाद जो है इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, और फिर जो है ये जावेद शेख बन गए। उसके बाद कहते हैं कि
जब जावेद शेख बन गए तो जावेद शेख या उर्फ प्रणेश पिल्लई ये गल्फ जाते हैं और गल्फ से फिर मुंबई आते हैं। धीरे धीरे जो है इशरत जहां और जावेद के बीच जो है दोस्ती बढ़ने लगती है। दोस्ती के साथ साथ जो है नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच जो है अब थोड़ी प्राइवेट बातें भी होने लगती है। धीरे धीरे जो है सोसाइटी में कहा तो यह भी जाता है कि इशरत और जावेद शेख दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था। जब इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया जाता है उस वक्त जो है प्रणेश पिल्लई के जो फादर थे उनका कहना था कि दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन इशरत जहां की जो मदर थी वो कहती थी कि इशरत जहां जो है ट्यूशन पढ़ाती थी, अपनी पढ़ाई करती थी, लेकिन उसने शादी वादी से इनकार किया। इशरत जहां ट्यूशन तो पढ़ाती थी, अपनी पढ़ाई भी करती थी। पढ़ाई के साथ साथ जो है जब वो जावेद शेख से मिली तो उसके लिए जो है एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। कुछ ऑनलाइन बिजनेस होते हैं आजकल, वही सारी चीजें करती थी। उसका कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, तो उसके अकाउंट्स जो थे वो इशरत जहां ही हैंडल करती थी। और धीरे धीरे ये बात जो है इशरत के घर वालों को पता चलती है, लेकिन इशरत के घर वाले जो थे वो जावेद उर्फ प्रणेश पिल्लई को जो है पसंद नहीं करते थे। खासकर उनका जो है देर रात मिलना जुलना, काम के सिलसिले में इशरत जो है कई बार जो है जावेद के साथ मुंबई से बाहर भी जाती थी। और ये सारी चीजें जो थी इशरत के घर वालों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि वो घर भी चला रही थी। तभी 11 जून 2004 को जो है इशरत जहां अपने घर बताती है कि उसे जो है जावेद के काम से जो है नासिक जाना पड़ रहा है, और वो नासिक जाती है। उसके बाद 11 जून 2004 को जो है घर से वो नासिक के लिए निकलती है, और घर से नासिक के लिए जब निकलती है तो जब वो बस स्टॉप पर पहुंचती है तो पहला कॉल करती है कि मैं बस स्टॉप पर पहुंच गई हूं और जावेद का इंतजार कर रही हूं, ऐसा वो बताती है। थोड़ी देर बाद जो है उसका दूसरा कॉल आता है, वो कहती है कि जावेद आ चुका है, उसके साथ जो है अजीब से लोग हैं, और ये उसकी आखिरी कॉल थी। और उसने ये भी कहा कि अजीब से लोग हैं, मुझे डर भी लग रहा है। इसके बाद ना तो कोई बात होती है इशरत से, और मतलब कोई भी कांटेक्ट, ना टेक्स्ट होता है, ना कोई फोन पे बात होती, कुछ भी नहीं होता है। इशरत जो है घर से 11 जून को निकलती है। 14 जून 2004 को जो है अहमदाबाद के बाहरी इलाके में जो है 4 लोग मारे जाते हैं। ये जो 4 लोग मारे जाते हैं एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, इसमें डीजी बंजारा भी शामिल थे। वही डीजी बंजारा जो 2002 से 2005 तक जो है जिन्होंने लगभग 20 एनकाउंटर किए, उसमें से अधिकतर जो है फर्जी एनकाउंटर थे। उन 4 लोगों में से जो है एक लड़की थी, और वो लड़की कोई और नहीं इशरत जहां ही थी, जो कि ट्यूशन देती थी बच्चों को। इशरत के अलावा जो है इसमें एक था जावेद शेख जो कि केरल का था, अमजद अली राणा ये पाकिस्तानी था, जीशान जौहर ये भी पाकिस्तानी था। कहा यह गया कि ये जो अमजद अली राणा और जीशान जौहर हैं, ये लोग लश्कर के मॉड्यूल थे और लश्कर के लिए काम कर रहे थे। और अहमदाबाद में तब के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो कि अब प्रधानमंत्री हैं, उन पर जानलेवा हमला करने आए थे या जान से मारने के लिए आए थे, ऐसा डीजी बंजारा और उनकी टीम ने कहा, बताया। और उसके बाद कहा गया कि इसकी भनक जो है पुलिस को लगी और पुलिस ने जो है
चारों का इनकाउंटर कर दिया। गुजरात पुलिस की कहानी गढ़ रही थी, लेकिन आगे भी आप देखेंगे कि जो परिवार वाले थे उन्होंने इन सारी चीजों को मानने से इनकार कर दिया। इवन इशरत जहां का जो परिवार था और जावेद शेख का परिवार, उनको बॉडी सौंप दी जाती है। अमजद अली राणा और जीशान जौहर का जो है पुलिस ने खुद जो है अंतिम संस्कार कर दिया। धीरे धीरे जब ये बात मुंबई तक पहुंचती है तो मुंबई में हंगामा होना शुरू कर दिया हो जाता है। गुजरात पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है उस वक्त एसपी तमांग, गुजरात के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो थे, और वो जो मजिस्ट्रेट साहब थे वो इस जांच में 5 साल लेते हैं और 5 साल बाद 243 पन्नों की एक रिपोर्ट देते हैं। और जांच में जो बात उन्होंने कही वो ये कहा कि ये कोई एनकाउंटर नहीं था बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। मतलब ये जानबूझकर चारों की हत्या की गई। और ये भी कहा गया कि इसके लिए जो है डीजी बंजारा, जो उस वक्त के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, वो जिम्मेदार हैं। उनको कटघरे में खड़ा किया गया। एक अमीन थे, उन पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो बात बताई तो वो ये बताया कि इन लोगों को पुलिस ने पहले उठाया और 14 जून को ये लोग नहीं पकड़े गए थे बल्कि उससे पहले पकड़े गए थे। पुलिस की कस्टडी में गोली मारी गई। हथियार जो उनकी बॉडी के पास मिले वो पुलिस ने प्लांट किए थे। मतलब पुलिस के पास जो हथियार रखे थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं उनके पास कई ना अवैध हथियार मिल ही जाते हैं, वो हथियार जो उनकी बॉडी के पास प्लांट किए गए। और लश्कर से जो है इनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। जब रिपोर्ट आती है तो हंगामा शुरू होता है। रिपोर्ट को गुजरात सरकार ने जो हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर जो एक एसआईटी बनेगी। फिर एक एसआईटी गठित की जाती है। इस मामले की दोबारा जांच होती है। और फिर क्या होता है, एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच की। 21 नवंबर 2011 को जो है हाई कोर्ट में एसआईटी ने भी एक रिपोर्ट सबमिट की। और हाई कोर्ट में जब एसआईटी ने रिपोर्ट सबमिट की तो उसने भी कहा कि एनकाउंटर जो था वो फर्जी था। मतलब एक तो उस वक्त के जो एसपी तमांग, जो गुजरात के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने 5 साल लगाए। उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर फर्जी था। उसके बाद गुजरात की जो हाई कोर्ट थी उसने जो है जांच बिठाई, जिसमें ये कहा गया कि ये मामला जो था ये एनकाउंटर फर्जी था। इसके बाद जो है इसमें कई आईपीएस अफसर, पुलिस वालों को नामजद किया गया। करीब 20 लोगों को जो है इसमें दोषी ठहराया गया। कुछ को उम्र कैद हुई, कुछ को आजीवन कारावास हुआ, कुछ को 10-20 साल की सजा हुई। इसके बाद जो है परिवार अब भी मानने को राजी नहीं था। सीबीआई को यह मामला जो है दिया गया। ये तीसरी जांच थी, 2 जांचें पहले हो चुकी थी। सीबीआई भी जो है 14 जून 2004 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। और सीबीआई भी यही कहती है कि ये जो एनकाउंटर था ये फर्जी था। 11 जून को जो है इशरत जहां मुंबई से निकलती है नासिक के लिए। जावेद शेख के साथ जो है 12 जून को इशरत जहां और जावेद शेख, इन दोनों को जो है एक वसाद इलाका है, वहां पे एक टोल बूथ है। गुजरात पुलिस जो इन दोनों को वहां से उठाती है। तब ये लोग जो एक कार में सवार थे, कार का नंबर था MX02 JA4786। इन दोनों को उठाकर अहमदाबाद के एक
अहमदाबाद का एक बाहरी इलाका है, वहां ले जाया जाता है। हाईवे के करीब जो है एक फोडियार फार्म है, वहां पर इनको रखा जाता है और गैर कानूनी तरीके से जो है इनको हिरासत में रखा जाता है। 12 जून से पहले जो है पुलिस 2 और लोगों को उठा चुकी थी। मतलब इवन जो 2 लोग और मिले थे जिनका नाम था अमजद अली राणा और जीशान जौहर, इनका और दोनों, ये 2 लोग और इशरत जहां और जावेद शेख, इन चारों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। इशरत जहां और जावेद शेख तो मान लो वो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ये जो 2 लोग और थे इनसे इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था। 12 जून से पहले जो है पुलिस 2 और लोगों को उठा चुकी थी, जिसमें अमजद अली राणा और जीशान ये थे। इन दोनों को पुलिस जो है वहीं ले जाती है जहां इशरत जहां और जावेद शेख को रखा गया था। उसके बाद प्लानिंग होती है। डीजी बंजारा और वहां की जो स्पेशल यूनिट थी उनके अंडर में तय होता है कि 14 जून को जो है इन्हें मार दिया जाएगा। 14 जून की सुबह जो है पुलिस इन चारों को फार्म हाउस से बाहर निकालती है। उससे पहले वहां जो है एसआईबी पुलिस डिपार्टमेंट की एक ब्रांच है, वहां से हथियार मंगाए जाते हैं। ऑफिशियली रिकॉर्ड पर कहते हैं जब भी पुलिस कोई ऑपरेशन करती है, कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जब भी कोई ऑपरेशन करता है तो उन्हें बाकायदा इश्यू किए जाते हैं कौन कौन हथियार उनके पास हैं। सो वहां से हथियार मंगाए जाते हैं, चारों को सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। उसके बाद जो है इनको गोली मार दी जाती है। सीबीआई की चार्जशीट के हिसाब से जो है जो पुलिस अफसर थे इसमें एक एनके अमीन थे जिनके पास 9mm पिस्टल थी, उन्होंने 5 राउंड फायर किए। जेके परमार थे जिन्होंने जो है रिवॉल्वर से 4 राउंड फायर किए। तरुण बरोट इन्होंने 6 राउंड फायर किए और आईके चौहान इन्होंने 3 राउंड फायर किए। मोहन कलसवा कहते हैं AK-47 से 32 राउंड फायर किए। कमांडो मोहन नाजी 10 राउंड इन्होंने फायर किए। अंजू जीमन चौधरी इन्होंने 10 राउंड जो है स्टेट गन से फायर किया और चारों जो है मारे जाते हैं। उसके बाद लश्कर की साजिश रची जाती है। एसपीएस मणि एक अंडर सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री में। इन्होंने अचानक एक इल्जाम लगाया कि जो इशरत जहां की पूरी रिपोर्ट थी उसको बदलने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने का दबाव डाला गया और इसके अलावा यह कहा गया कि इशरत जहां लश्कर से नहीं जुड़ी थी, सीबीआई ने इनको टॉर्चर किया था कि आप ऐसा कहिए, इसलिए इन्होंने कहा, मतलब कि इशरत जहां लश्कर से नहीं जुड़ी है ऐसा कहिए आप। इसके बाद पूर्व आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड हैं राजेंद्र कुमार, उनके ऊपर भी उंगलियां उठी कि इस एनकाउंटर को लेकर जो है इसमें वो भी एक्यूज्ड है, हालांकि कभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये कहानी थी कि रस्सी को सांप कैसे बनाया जाता है। इतने लोग, एक लड़की, मतलब 4 लोग, 2 एक दूसरे को जानते हैं, 2 एक दूसरे को नहीं जानते हैं। एक कहानी, अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, उसके बाद उनका एनकाउंटर किया जाता है, उसके बाद जो है उनको आतंकवादी घोषित किया जाता है। ताकत जो है वो कुछ भी करा सकती है और कई बार जो है हम ताकत में अंधे हो जाते हैं। तो डीजी बंजारा के तो कई सारे किस्से हैं, कभी उनके बारे में डिटेल में स्टडी करो तो बहुत सी चीजें ऐसी निकलेंगी कि उन्होंने कितने फर्जी एनकाउंटर किए हैं अपनी जिंदगी में। ये सारी चीजें जो है कई बार कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर देते हैं कि क्या ये ऐसा मुमकिन है कि सारी की सारी जो हम कह सकते हैं जो वेपन्स मंगाए गए थे वो पुलिस हेडक्वार्टर से मंगाए गए थे और कितनी पुख्ता प्लानिंग की गई थी। मीन्स अगर हम कह सकते आवाज ना उठती तो ये भी केस दब जाता और वो यही कहा जाता कि हाँ सच में वो आतंकवादी ही होंगे। सो सीबीआई, सीआईडी, इवन पुलिस,
एसआईटी, सब कोई जांच किया, लेकिन बाद में अंत में यही निकला कि ये क्या है, एक फेक एनकाउंटर था।